हेलो एवरीवन। तो आज हम वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। तो आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं और 1 क्वेश्चन बोनस, 6 क्वेश्चन। तो आपको मैं 40 सेकेंड्स का टाइमर दूंगी और आपको आंसर्स सॉल्व करना है। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज आंसर की चेक करेंगे। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो मैं आपको टाइमर लगा देती हूँ यहाँ पर। तो आपको ये करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। साइड हो जाती हूँ। यस, तो क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। क्वेश्चन है इसमें ड्यूल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये हमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला क्लासेस देखी होगी आपने, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। तो उसमें हमने 73 के बाद उसकी एक फिर रेटिफिकेशन हुई थी 7081 में। फिर उसके बाद हमारी 83 में एक आई थी। तो उसमें एक क्लास में हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में कैसे ड्यूल गवर्नमेंट था। इसको मैंने याद करने की ट्रिक हमारी कैसे हो सकती है। पिट्स, PISS। पी से क्या था? ब्रिटिश पोजीशन। आई से था इंट्रोडक्शन, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होगा। साथ में डबल टी का मतलब क्या था? टेरिटरी। तो हमने इससे क्या याद कर दिया था? डबल टी से 2 टी है तो इसका मतलब ड्यूल। तो हमने देखा था ड्यूल गवर्नमेंट। तो इसी से हमें याद हो गया कि पिट्स इंडिया एक्ट में ड्यूल गवर्नमेंट की प्रोविजंस को लाई गई थी। कैसे याद किया आपने? पिट्स से बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ये इसी से हमारा सारा आंसर निकल रहा है कि इसमें कौन कौन से प्रोविजन स्टैब्लिश हुए थे। पी से पहले हुआ था ब्रिटिश पोजीशन आ गया था। आई से इंट्रोडक्शन ऑफ बिल हो गया था। और डबल टी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स आ गए थे। तो इससे डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी। तो हमारा आंसर है बी। लेट्स गो फॉर फर्दर। ये क्वेश्चन है साइमन कमीशन वाला। फिर से हम कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट 40 सेकेंड्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, तो क्या इसमें क्वेश्चन था? साइमन कमीशन के ऊपर था। ये भी साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था। साइमन कमीशन जो 1919 के, इसमें क्वेश्चंस क्या थे? इट वाज सेट अप टू असिस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो भी प्रोविजंस हुए थे उसी को वो चेक करने के लिए ही साइमन कमीशन का गठन हुआ था। उसी में तो इंडिया बोलते गो बैक साइमन, क्योंकि उसमें देखा था साइमन कमीशन में कोई भी किसी भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो ये तो सही है, क्योंकि हमने देखा था एवरी 20 ईयर्स में बिल्स पास होते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी होते थे, एक्ट्स होते थे। हमने देखा 1990 के बाद 1935 में ही इसके बाद आया था। तो मतलब 1990 के ही प्रोविजंस आए होंगे, क्योंकि हमें पता है साइमन कमीशन 1927 में अपनी रिपोर्ट्स दी थी उसने। तो इससे अगर ये याद भी नहीं है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमने देखा 1919 के बाद, 1909 के बाद 1919 में एक्ट आया था, फिर उसके बाद 1935 में ही आया था डायरेक्ट। फिर उसके बाद हमारा जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था।
तो जब हमने देख लिया 1919 है, हमें पता है, हमें ये याद होना चाहिए कि साइमन कमीशन 1927 में अपनी रिपोर्ट दी थी, मतलब इससे पहले जो भी प्रोविजंस हुए उसी के बारे में उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में जो भी मेजर्स बताए होंगे वो आया होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सही हो गया। इसके बाद दूसरा क्या था हमारा, इट यूज टू टर्म शेड्यूल कास्ट। ये तो लक्ष्मीकांत बुक में एग्जैक्टली दिया हुआ है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने रिपोर्ट में शेड्यूल कास्ट वर्ड का वर्णन किया था। थर्ड का, इट रिकमेंडेड द अबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविजन। यस, उन्होंने अबोलिशन ऑफ डायरकी कहा था और उन्होंने एक ये भी प्रोविजन दिया था, रिप्रेजेंटेटिव्स का प्रोविजन दिया था उन्होंने। तो इसमें हमारे तीनों आंसर सही हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है साइमन कमीशन करके, चैप्टर में एक चैप्टर, उसी में जो हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला चैप्टर है, उसी में 1990 के बाद जो भी 1927 में रिपोर्ट आई थी, उसी में साइमन कमीशन के एक पैरा में दिया हुआ है कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट अपने रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम यूज किया था, एबोलिशन ऑफ डायरकी की बात की थी उन्होंने। तो हमारा आंसर है ऑल 3। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Yes, let's get started. Do this question. यस, क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग। तो हमें इसमें फॉलोइंग क्या कंसिडर करते हैं, इसमें हम पहले देख लेते हैं इसमें मांगा क्या है क्वेश्चन में। यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यूनिटरी फीचर्स की बात क्या है। हमें पता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो इसमें हमें फेडरलिज्म के फीचर्स नहीं बताने, हमें यूनिटरी फीचर्स बताने इंडियन फेडरलिज्म। एक ये पूरा एक ये हमारा पूरा एक वर्ड है। तो हमें इंडियन फेडरलिज्म में उसके यूनिटरी फीचर्स बताने हैं। तो यूनिटरी का मतलब क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर होता है इन वन हैंड। और ऑन द अदर हैंड फेडरलिज्म का क्या मतलब था, डिवीजन ऑफ पावर था, जो कि फेडरलिज्म में हमारा फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को स्टैब्लिश करता है। तो इसका अपोजिट होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश नहीं करता वो यूनिटरी फीचर्स में आ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा हमारा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये थोड़ा ये आपको याद होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बेसिकली कौन करता है, गवर्नर के क्या अपॉइंटमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होती है, विधान सभा क्या इन्वॉल्व होती है गवर्नर के रिप्रेजेंटेशन में। जो भी गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तो हमारा यूनिटरी फीचर है, क्योंकि इसमें हमारा जो भी स्टेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर ही काम करते हैं। तो हमारा ये आंसर तो सही है, यूनिटरी फीचर ही बता रहा है, क्योंकि इसमें स्टेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इनके अपॉइंटमेंट में। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, हम इसको ये इस तरह के क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि इसमें हमें एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो पता है गवर्नर में स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, तो हम श्योर है कि ये तो आ ही सकता है आंसर में। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि इंटीग्रेटेड मशीनरी फेडरलिज्म का पार्ट है या यूनिटरी का, तो इसको हम स्किप करके हम नीचे से देखते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो हमने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे फेडरलिज्म प्रोटेक्ट होता है, जुडिशरी के द्वारा होता है, और जुडिशरी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है। एक इंडिपेंडेंट होता है, उनका इंडिपेंडेंट टेन्योर होता है, उसी के थ्रू वो अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करती है। तो इससे तो हमें पता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो फेडरलिज्म का हो गया, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये हट जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरलिज्म का हिस्सा है। हमें तो यूनिटरी फीचर्स बताने हैं, तो ये हमने एलिमिनेट किया, तो हमारा ऑल 4 तो जाएगा नहीं। हमें पता है 1 सही है। अब दूसरा देखते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में तो हमें पता है कि पावर डिवाइड होती है बाई कैमरलिज्म में, जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, साथ ही साथ स्टेट में भी हमारी विधान परिषद एंड विधान सभा होती हैं जो। तो इससे पता है बाई कैमरल लेजिस्लेशन तो डिवीजन ऑफ पावर दिख रहा है, तो मतलब फेडरलिज्म का ही पार्ट हो गया ये।
तो ये भी नहीं जाएगा, ये हमारा 2 एलिमिनेट हो गया। ऑल 4 नहीं होगा, ऑल 3 नहीं होगा, तो हमारा 2 बचा। 1 नहीं, इसमें हमारे 50-50 हम आ गए, इसमें 50-50 हमने देख लिया, हमने 2 एलिमिनेट कर लिए। तो इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी यूनिटरी फीचर है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी जो कैग का रोल होता है इसमें, बेसिकली कैग ही सारे ऑडिट मशीनरी को जो भी देखती है वो ही कैग के थ्रू होता है। कैग में जो भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो फेडरल मीन्स सेंटर के थ्रू आते हैं। तो इसमें यूनिटरी फीचर्स बता रहे, तो हमारा इसका आंसर 2 है, बी हमारा इसका आंसर है, ओनली 2। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला तो इजी हो जाएगा। Let's start it. Solve this. Yes. Question क्या था? The term socialist, secular and integrity were added to the preamble of the Indian Constitution by which of the following amendments? इसमें amendments की बात की गई है। हमें तो इतनी पॉलिटी तो हमने पढ़ी ली है कि हमारे लिए 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42nd और 44th में क्या था, जो भी 42nd में मोस्टली प्रोविजंस आए थे, 42nd में उसी का उल्टा किया गया था, क्योंकि जनता पार्टी गवर्नमेंट थी और यहाँ पर हमारी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। तो बेसिकली जो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इतना फेमस है क्योंकि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें हमारे कौन कौन से आंसर 38, 44 एंड 22nd। तो पता है प्रियम्बल में जो भी चेंजेस हुए थे, प्रियम्बल बस एक ही बार चेंज हुआ है, वो भी इतना फेमस है कि हमें पता है इंदिरा गांधी के रिजीम वाली गवर्नमेंट में प्रियम्बल को चेंज किया गया था। तो हमें ये पता है कि इंदिरा गांधी कौन से ईयर में रूल कर रही थी, गवर्नमेंट में थी। तो उससे हमारा प्रियम्बल जब एक ही बार चेंज हुआ है, तो इतना पता है कि 44th में तो जनता थी, हमें पता है इंदिरा गांधी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। 42nd 44th से पहले आया होगा, तो 44th तो हमारा होगा नहीं। अब हमारे 3 क्वेश्चंस बचे। तो इसमें यह है कि जो प्रेम्बल हुआ वो एक ही बार चेंज हुआ था, वो जो कि आया था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ये प्रेम्बल जो बुक में है उसके जस्ट नीचे ही लिखा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और 24th में अमेंडमेंट में नहीं आया था, क्योंकि 1971 में आपको पता है उस समय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश नहीं हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd में आया था। तो आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से ही लगा सकते हैं कि उसमें मिनी क्यों कह रहे हैं, कुछ मेजर चेंजेस हुए होंगे तभी से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है। लेट्स गो फॉर फर्दर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। यस, not visible, right? यस, तो इसमें क्या था, तो थर्ड शेड्यूल। इसमें थर्ड शेड्यूल की बात की है, ये तो इजी हो जाएगा। आपने मेरी क्लास देखी होगी, जो मैंने एक क्लास डाली थी, आई थिंक 50 मिनट्स की होगी वो। उसमें मैंने ऑल शेड्यूल्स बताए थे आपको ट्रिक के थ्रू, कि कैसे ट्रिक के थ्रू हम शेड्यूल्स बात कर सकते हैं 1 से लेकर 12 तक। 12 शेड्यूल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे हम ट्रिक के थ्रू ऑल शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। तो उसमें थर्ड शेड्यूल की बात किया गया है। तो हम क्वेश्चन में बिना देखे हम अपनी पहले ट्रिक को याद कर लेते हैं। हमारी ट्रिक क्या थी, हमने ट्रिक में एक सेंटेंस देखा था, टीयर्स विद एस ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये हमारी ट्रिक थी
इसमें 12 लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं और 12 हमारे शेड्यूल्स हैं। तो हमें तो 3 की बात की गई, तो हमारा 3 लेटर में कौन सा आ रहा है, ए। अब हम देख लेते हैं, टी फॉर टेरिटरी था, मतलब 1 शेड्यूल में टेरिटरी थी। ई फॉर इमोल्यूमेंट्स थे, हमारे सेकंड में था। ए फॉर अफर्मेटिव थे, अफर्मेशंस के ऊपर बात की गई थी 3। तो देख लेते हैं अफर्मेशन वर्ड कहाँ पर आया है। देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, हमें पहले ही अपने ऑप्शन में अफर्मेशन वर्ड मिल गया, लेकिन हम आगे भी देखते हैं। फॉर द यूनियन एंड द स्टेट मिनिस्टर, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एम्यूलमेंट्स, हमें देखा एम्यूलमेंट में तो हमारे सेकंड में आ गया था, टीयर्स में सेकंड में आया था हमारा। थर्ड देखते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज हमारा फर्स्ट में आ रखा है। लिस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में हमने देखा था जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है वो हमारे 8 शेड्यूल में आई थी, तो हमें पता चल गया हमारे 3 शेड्यूल्स में 1 है, आंसर इसका 1 है। अफर्मेटिव ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई थी। टीयर से हमने देख लिया टेरिटरी, इमोल्यूमेंट, सेकंड 3 4 अफर्मेशन। तो ये इससे हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, हमारा इसका आंसर है 1। अब ये हमारे 5 हो गए, एक बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं। यस यस तो इसमें हमारा सेटलमेंट एक्ट 1781 की बात की गई है। हमें पता था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, उसका रेटिफिकेशन मतलब उसका सेटलमेंट था, जो भी इसमें चेंजेस किए थे वो 1781 में आए होंगे। मतलब इसमें जो भी ड्रॉबैक्स होंगे, इस एक्ट के जो भी ड्रॉबैक्स होंगे उसको इस एक्ट में रिजॉल्व करने की कोशिश की गई होगी। तो मतलब रिजॉल्व इस तरीके से किया गया, और बेसिकली जो ज़्यादा पावर है वो ब्रिटिश मीन्स जो भी ब्रिटिश के रूल्स करने वाले लोगों के हाथों में आए। तो हमें ऐसा देखना है जो कि ब्रिटिश के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, तो हमें ऐसे ऑप्शंस को देखने हैं, क्योंकि जो 1773 एक्ट आई थी उसी की ड्रॉबैक्स को 1781 में क्लियर किया गया था, और साथ ही साथ ब्रिटिश को और पावरफुल बनाने की कोशिश की गई थी। तो हम क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, ऑप्शंस पे। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑफ कोर्स अगर वो, ये तो इतना सेंस की बात भी बन रही है कि वो अपने जुरिडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट से हटाएंगे तभी तो वो जाके जो भी वो जस्टिसेबल मतलब अकाउंटेबल नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब जब वो अकाउंटेबल नहीं होंगे तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। ये तो ड्रॉबैक था जो 1773 में था, जो कि क्लियर नहीं था कि काउंसिल की जो भी गवर्नर जनरल काउंसिल का ज़्यादा पावर होगा या सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा पावर होगा। तो उसी को यहाँ पर क्लियर किया गया था कि काउंसिल की पावर ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं। इट एक्सक्लूडेड मैटर रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली रेवेन्यू तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, टैक्स रिलेटेड मैटर हो जाता है, जो कि डायरेक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल के हैंड में ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के हैंड में वो नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट जस्ट इसलिए स्टैब्लिश किया गया था कि वो भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू कुछ मैटर जो कि उनको दिए गए थे वो क्लियर कर सकें। इट अलाउड इट अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट टू बी हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नो, जो भी प्रोविजनल कोर्ट की जो भी मैटर्स थे वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ही हियर करते थे। ये तो डायरेक्ट आया हुआ है 1781 से उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इतना पावरफुल उस समय बनाना ही नहीं था, ज़्यादा पावर आनी चाहिए थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो जो भी प्रोविजनल मैटर्स थे वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सुने जाते। तो हमारा 1 गलत हो गया। तो हमारे 3 ऑप्शन इसमें हमारा सेकेंड, ओनली 2 इज करेक्ट। आंसर्स पे देख लेते हैं। बी हमारा, तो हमने कैसे याद किया, हमारे ज़्यादा हमने इसमें ट्रिक्स कौन कौन सी ट्रिक्स देखी। हमने एक तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखा,
फिट्स इंडिया एक्ट, उसमें हम जो हमारे 1784 में आया था फिट्स इंडिया एक्ट पे हमने कैसे इसमें ट्रिक जानी कि फिट्स इंडिया एक्ट को कैसे याद कर सकते हैं। डबल टी था तो ड्यूल गवर्नमेंट से याद कर सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हुई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल की बात हुई थी और ब्रिटिश पोजेशन की बात हुई थी, जो पिट्स द यंगर ने ब्रिटिश पोजेशन को लाया था। ये हमारा हो गया था। इसमें हमने शेड्यूल्स की बात की थी, इसमें जो भी क्वेश्चंस थे हमारे इजीली कवर हो सकते थे। शेड्यूल्स में हमने अपनी ट्रिक से याद की थी, जो मैंने क्लास एक ली है शेड्यूल्स पे, टीयर्स ऑफ ऑल टीएम से हम याद कर सकते थे। साथ ही साथ हमने एक ट्रिक्स देखी इस क्वेश्चन में कि कैसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल अपनी पावर्स को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी पावर्स को डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये हमारे कुछ ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल से ही हो गया था। हमारा ये प्रेम्बल पता ही था, कैसे हमने इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की। हम पहले एलिमिनेट करेंगे, जो ऑप्शन बेस्ट होगा हम उसी को ट्रिक करेंगे। ये बेसिकली एक फंडामेंटल लॉ होता है टू सॉल्व द आंसर्स। यूनिटरी फेडरलिज्म की भी बात कैसे की हमने, फेडरलिज्म कैसे अलग है यूनिटरी से। तो ये हमारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, ये इसके आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। यस, ग्रेट जॉब। अगर आपके हमने कितने 6 क्वेश्चंस किए, आपके 4 तो कम से कम आने ही चाहिए। इससे आपको एक पता चलेगा कि 4 इसका एक बेंचमार्क मार्क्स है। उसके ऊपर आए तो वेल एंड गुड, उसके नीचे आए तो थोड़ी कोशिश करना है कि इसको थोड़ा और पढ़े और जाने। तो टुडे के लिए ये क्लासेस, दैट्स फॉर ऑल टुडे। सो हम मिलते हैं अगली क्लासेस में। सो थैंक यू ऑल।